नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आज हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। पिछले 10 साल में एचडीएफसी बैंक ने 20% सीएजीआर रिटर्न दी है और आज के डेट में एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैपिटल है 7,84,000 के आसपास और बैंकिंग स्टॉक में ये मार्केट कैपिटल सबसे ज्यादा है। अब सवाल ये उठता है कि एचडीएफसी बैंक अभी बहुत बड़ी बैंक बन चुकी है और पहले एचडीएफसी ने जैसे रिटर्न दिए तो क्या वो आगे भी कंसिस्टेंट रह सकते हैं? इसके लिए हमें एचडीएफसी बैंक का एनालिसिस करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे एचडीएफसी बैंक के हिस्ट्री और मैनेजमेंट के साथ। फिर हम लोग बिजनेस मॉडल देखेंगे। बिजनेस मॉडल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बैंक एग्जैक्टली काम कैसे करती है, पैसे कैसे कमाती है। इसके साथ साथ किसी भी बैंक को एनालाइज करने के लिए जो जो रेशोज की जरूरत पड़ती है वो सारे रेशोज हम लोग इस वीडियो में आसान भाषा में विद सिंपल एग्जांपल देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग हिस्ट्री के साथ। 1994 में एचडीएफसी, जो कि एचडीएफसी बैंक के पेरेंट कंपनी है, उसको आरबीआई से अप्रूवल मिला बैंक सेटअप करने के लिए। एचडीएफसी बैंक के पहले एमडी थे जिनका नाम था आदित्य पुरी, जिसे आप सब लोग जानते हैं, जो कि पिछले साल ही रिटायर हुए। लेकिन एचडीएफसी बैंक को ज्वाइन करने से पहले आदित्य पुरी मलेशिया में सिटी बैंक के सीईओ थे। एक इंटरव्यू में आदित्य पुरी को पूछा गया कि जब आपके पास एचडीएफसी बैंक का प्रपोजल आया तो क्या सोच के आप रेडी हुए थे, क्योंकि एचडीएफसी बैंक तब एक स्टार्टअप थी, बहुत ही छोटी बैंक थी। तब आदित्य पुरी ने कहा कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनका इंडिया में नेटवर्क तो बहुत बड़ा है लेकिन उनके सर्विस और प्रोडक्ट इतने अच्छे नहीं है, और फॉरेन बैंक्स उनके प्रोडक्ट अच्छे थे लेकिन उनका नेटवर्क इंडिया में ही था, और इन दोनों को अगर कंबाइन कर दे तो एक अच्छी बैंक क्रिएट हो सकती थी। जब एचडीएफसी बैंक सेटअप की गई 1994 में, तब एचडीएफसी बैंक का नेटवर्क इतना अच्छा खासा नहीं था। तो आपको जान के हैरानी होगी कि शुरुआत के कुछ सालों में एचडीएफसी बैंक सिर्फ कॉर्पोरेट लेंडिंग करती थी, क्योंकि उनका नेटवर्क नहीं था। इसलिए वो जो बड़े बड़े कंपनीज थी, एमएनसी थी, उनसे टाइप करके उनके एम्प्लॉयज के सैलरी अकाउंट ओपन करती थी और उस कंपनियों को बड़े बड़े लोन प्रोवाइड करती थी। लेकिन 2000 में एचडीएफसी बैंक का टाइम्स बैंक के साथ, उस वक्त टाइम्स बैंक का बहुत ही बड़ा नेटवर्क था इंडिया में, तो मर्जर होने के बाद एचडीएफसी बैंक को एक्सेस मिल गया पूरे इंडिया में और साथ ही साथ स्किल एम्प्लॉय भी मिल गए टाइम्स बैंक से। फिर एचडीएफसी बैंक ने रिटेल बैंकिंग भी चालू कर दी। अब हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट में दो क्वालिटी होनी चाहिए। एक तो मैनेजमेंट इंटीग्रिटी, वो टॉप मोस्ट पे रहती है। अगर मैनेजमेंट के पास इंटीग्रिटी नहीं रहेगी तो लोन बहुत ही गलत तरीके से दिए जा सकते हैं खुद के बेनिफिट के लिए। येस बैंक का तो एग्जांपल आपको पता ही होगा। इसीलिए इंटीग्रिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द मैनेजमेंट। और उसके साथ साथ मैनेजमेंट क्रिएटिव भी होना चाहिए, क्योंकि आप लोग सब देख रहे होंगे कि अभी बैंकिंग सेक्टर जो है वो फिजिकल से डिजिटल में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आज के डेट में एचडीएफसी बैंक के जो एमडी है उनका नाम है शशिधर जगदीशन, जो कि एचडीएफसी बैंक में 1996 से है, यानी कि जब से एचडीएफसी बैंक चालू हुई थी तब से। इसका मतलब उन्हें पूरी तरह से पता है कि एचडीएफसी बैंक एग्जैक्टली काम कैसे करती है और उनकी इंटीग्रिटी भी अच्छी होगी, इसीलिए उनको आज सीईओ के लिए रिकमेंड किया गया है। अब हम लोग एचडीएफसी बैंक का बिजनेस मॉडल देखते हैं, लेकिन उससे पहले हमें यह देखना होगा कि बैंक एग्जैक्टली काम कैसे करती है। इसके लिए मैं आपको एकदम छोटा सा और आसान एग्जांपल देता हूँ। बैंक पब्लिक से डिपॉजिट लेती है और वो आगे लेंड करती है। अब मान लेते हैं बैंक ने एक बंदे से 100 रुपए लिए 5% के ऊपर, यानी कि 1 साल होने के बाद बैंक को उसे 105 रुपए रिटर्न करने होंगे, और वही 100 रुपए बैंक आगे किसी दूसरे बंदे को लेंड करती है 10% के ऊपर, यानी कि 1 साल बाद उस बंदे को बैंक को 110 रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे बैंक का प्रॉफिट कितना हुआ? 10 - 5 = 5। तो ये 5 रुपए में बैंक को अपना सारा खर्चा निकालना पड़ता है। तो ये बेसिक बिजनेस है बैंकिंग का। लेकिन उस बेसिक बिजनेस में पैसा देना आसान है लेकिन उसको निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इससे मैं मोटिवेट होकर और अच्छे कंटेंट आपके लिए ला सकूं। और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरे नई वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। फिर से हम लोग एचडीएफसी बैंक के पास आते हैं। एचडीएफसी बैंक का जो रेवेन्यू है वो मेनली 3 कैटेगरी से आता है। पहला आता है रिटेल बैंकिंग, दूसरा आता है होलसेल बैंकिंग और तीसरा आता है ट्रेजरी बिजनेस। अब रिटेल बैंकिंग में क्या है कि बैंक हमारे जैसे नॉर्मल पब्लिक के साथ जो बिजनेस करते हैं उसे हम लोग रिटेल बैंकिंग कहते हैं। उसमें ऑटो लोन आता है, होम लोन आता है, पर्सनल लोन आता है। इसके साथ साथ हम लोग जो बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में या फिर फिक्स डिपॉजिट करते हैं, ये सारी चीजें रिटेल बैंकिंग में आते हैं। फिर दूसरा आता है होलसेल बैंकिंग।
होलसेल बैंकिंग में बैंक बल्क अमाउंट में बिजनेस करती है बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, जैसे कि बड़ी कंपनियों को करोड़ों में लोन देना या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों से करोड़ों में डिपॉजिट लेना। और तीसरा आता है ट्रेजरी, इसमें फॉरेक्स का बिजनेस आता है। एचडीएफसी बैंक का टोटल एडवांसेस है 11,32,000 करोड़ के आसपास, जो कि जब से बैंक चालू हुए तब से एक बहुत ही हेल्दी ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। मैं आपको वैल्यूएशंस में आगे बताऊंगा कि एचडीएफसी बैंक का जो एडवांसेस है वो क्यों इतने हेल्दी रिटर्न के साथ बढ़ रहा है। अब इस टोटल एडवांसेस में 47% का कंट्रीब्यूशन रिटेल एडवांस का है और 53% का जो कंट्रीब्यूशन है वो होलसेल लोन का है, यानी कि जो बहुत बड़े बड़े लोन रहते हैं उसका। नॉर्मली ये जो प्रोपोर्शन है ये 50-50% रहता है, लेकिन जब से पैंडेमिक चालू हुआ है तब से रिटेल बैंकिंग का बिजनेस इनका कम हो रहा है और होलसेल बैंकिंग इनका अच्छे परसेंटेज से ग्रो हो रहा है। अब रिटेल एडवांसेस में इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि जब भी बैंक लोन देती है तो हमें ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो हाउसिंग लोन का ही होगा, क्योंकि हमें सिर्फ उसी के बारे में पता है और नॉर्मली वही ज्यादा रहता है। अगर हम बाकी बैंक से कंपेयर करेंगे तो मॉर्गेज लोन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है बैंकिंग बिजनेस में। लेकिन अगर हम लोग एचडीएफसी बैंक में देखेंगे तो पर्सनल लोन का कंट्रीब्यूशन रिटेल बैंकिंग में सबसे ज्यादा है। अगर हम लोग रिटेल बैंकिंग का टोटल एडवांसेस देखेंगे तो वो आता है 5,27,000 करोड़ के आसपास, और उसमें से 1,18,000 करोड़ का जो लोन पोर्टफोलियो है वो पर्सनल लोन का है। फिर 2 नंबर पे आता है ऑटो लोन 84,000 करोड़ के आसपास, और फिर तीसरे नंबर पे आता है हाउसिंग लोन जो है 70,000 करोड़ के आसपास। अब क्या रीजन हो सकता है कि एचडीएफसी बैंक में पर्सनल लोन का पोर्टफोलियो इतना ज्यादा है? क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने बहुत ही शुरुआत से बड़े बड़े कंपनियों के साथ टाइप किया हुआ था और उसी वक्त से एचडीएफसी बैंक के पास इन बड़े बड़े कंपनियों के सैलरी अकाउंट्स थे। इसके साथ साथ एचडीएफसी बैंक के पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनीज है उनके भी सैलरी अकाउंट्स हैं। तो इन्हीं एम्प्लॉयज को एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन देती है, वो भी कम इंटरेस्ट में एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स। एचडीएफसी बैंक का जो पर्सनल लोन का पोर्टफोलियो है उसमें से 80% सिर्फ सैलरीड पर्सन को दिया हुआ है। वैसे देखा जाए तो पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन है, क्योंकि उसके बदले में बैंक अपने पास कुछ भी नहीं रखता, जैसे होम लोन में अपने पास घर रखता है लेकिन फिर भी बैंक पर्सनल लोन को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है, जो कि बाकी बैंक्स मैनेज नहीं कर पा रहे। अब हम लोग एनपीए के बारे में बात करते हैं। देखिए, एनपीए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन बैंकिंग सेक्टर। जब भी आप किसी बैंक को एनालाइज करेंगे तो आपको एनपीए देखना ही देखना है। एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि ऐसे लोन जहां से बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अगर मैं आसान भाषा में आपको बताऊं तो मानते हैं बैंक के पास आज की डेट में 1 लाख रुपए है और बैंक ने 100 लोगों को 1,000 रुपए करके लोन दिए, उसमें से 2 लोगों ने बैंक को पैसे रिटर्न नहीं किए, यानी कि 2,000 रुपए। इसका मतलब बैंक का 2,000 रुपए एनपीए है। अगर हम लोग परसेंटेज में बात करेंगे तो वो आता है 2%। अब एनपीए में भी 2 कैटेगरी आती है, एक आती है ग्रॉस एनपीए और दूसरी आती है नेट एनपीए। अब जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें जो मैंने आपको बोला कि 2% एनपीए, उसे हम लोग ग्रॉस एनपीए बोलेंगे। और नेट एनपीए मतलब क्या है कि जब भी कोई अकाउंट एनपीए होता है तो बैंक को अपने प्रॉफिट में से कुछ प्रोविजन बाजू में निकाल के रखना पड़ता है उस एनपीए अकाउंट के लिए। तो ऐसा मानते हैं कि बैंक ने 2,000 रुपए में से 1,000 रुपए अपने प्रॉफिट में से बाजू में निकाल दिए एज अ प्रोविजन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रॉस एनपीए हो गया 2% और नेट एनपीए हो गया 1%। तो इस तरह से एनपीए कैलकुलेट किया जाता है। अगर हम लोग एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं तो एचडीएफसी बैंक का जो ग्रॉस एनपीए है वो 1.32% है, और वही अगर हम लोग नेट एनपीए की बात करते हैं तो वो है 0.40%, जो कि बहुत ही कम है। अब हम लोग बात करते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बारे में। इसका अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं तो इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस माइनस इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट डिवाइडेड बाय एडवांसेस। यानी कि क्या, ऐसा मानते हैं कि बैंक ने 100 रुपए लोन दिए हुए लोगों को, उसमें से बैंक को इंटरेस्ट के तौर पे 10 रुपए आ रहे हैं और 5 रुपए एज अ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट बैंक को रिटर्न देने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब बैंक के पास कितने रहे, 5 रुपए। तो इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन आता है 5%। वही अगर हम लोग एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं तो पिछले 10-15 साल से एचडीएफसी बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 4.1 to 4.3 के बीच में आ रहा है, और जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। अगर आपने इस फॉर्मूला में ऑब्जर्व किया होगा तो इसमें बैंक को जितना कम से कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा डिपॉजिट के तौर पर, उतना बैंक के लिए अच्छा है। और यहीं पे हमारा अगला रेशो आता है जिसका नाम है कासा रेशो, यानी कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। अब बैंक को करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में बहुत ही कम इंटरेस्ट देना पड़ता है कस्टमर को,
लेकिन जो टर्म डिपॉजिट है उसमें ज्यादा देना पड़ता है एज कम्पेयर टू करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। इसीलिए जितना ज्यादा से ज्यादा बैंक के पास कासा रहेगा उतना बैंक के लिए अच्छा है, क्योंकि बैंक का जो इंटरेस्ट के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है वो कम रहेगा। तो एचडीएफसी बैंक का जो कासा रेशो है वो 46.1% है, जो कि बहुत अच्छा है। अब आते हैं हम लोग कैपिटल एडिक्वेसी रेशो के ऊपर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से कैपिटल एडिक्वेसी रेशो 11% के आसपास होना चाहिए। वही एचडीएफसी बैंक का जो सीएआर यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है वो 18% है। अब कैपिटल एडिक्वेसी रेशो मतलब क्या कि बैंक के पास जो रिस्क वेटेड एसेट्स है यानी कि एडवांसेस है जिसे रिस्क के तौर पर कैलकुलेट किया जाता है। अब मान लेते हैं बैंक के रिस्क वेटेड एडवांसेस 1000 रुपए है, तो बैंक को 1000 रुपए का एटलीस्ट 11% का कैपिटल बाजू में रखना जरूरी है। वो इसीलिए ताकि अगर बैंक को कुछ लॉस होता है तो बैंक वो लॉस एब्जॉर्ब कर सके, इसीलिए उतना कैपिटल मैंडेटरी है बैंक को रखना। तो ये सारी चीजें थी जो एचडीएफसी बैंक के बारे में हमें जाननी चाहिए थी। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। इसमें हम लोग 2015 से 2021 तक का डेटा देखेंगे। 2015 में एचडीएफसी बैंक का रेवेन्यू था 48,469 करोड़ रुपीस। वही 2021 में 1,28,500 के करोड़ के आसपास चला गया। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 2015 में बैंक का नेट प्रॉफिट था 10,215 करोड़ और वही 2021 में 31,833 करोड़। अगर हम लोग सीएजीआर टर्म्स में देखते हैं तो एचडीएफसी बैंक का रेवेन्यू 15% से ग्रो हुआ है और वही नेट प्रॉफिट 20% से ग्रो हुआ है। एचडीएफसी बैंक की दो अलग सब्सिडरी है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात नहीं करेंगे। उसमें से पहले सब्सिडरी का नाम है एचडीएफसी सिक्योरिटीज, जो कि ब्रोकिंग बिजनेस में। उसका पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट था 253 करोड़। और दूसरे सब्सिडरी का नाम है एचडीबी फाइनेंशियल्स, जिसका इस साल या फिर नेक्स्ट ईयर में शायद से आईपीओ आ सकता है। एचडीबी फाइनेंशियल्स एक एनबीएफसी है जो माइक्रो लोन्स पे काम करती है। उसका पिछले साल यानी कि 2021 में नेट प्रॉफिट था 502 करोड़ के आसपास। लेकिन हम लोग अगर ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं तो वो है 3.9%। अब हम लोग वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं। जब भी हम लोग किसी बैंकिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं तो उसमें प्रायोरिटी पे मैनेजमेंट आनी चाहिए, क्योंकि अगर मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी नहीं होगी तो शायद से वो बैंक बैंकरप्ट भी हो सकती है, क्योंकि मैनेजमेंट अपने फायदे के लिए गलत लोन भी दे सकती है। अब हम लोग इंडस्ट्री एनालिसिस देखते हैं। इंडस्ट्री एनालिसिस में हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक का जो मार्केट शेयर है 2015 में और आज कितना है वो देखेंगे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में भी बिजनेस पब्लिक सेक्टर बैंक से प्राइवेट बैंक में स्विच हो रहा है। तो इस वजह से प्राइवेट बैंक के लिए फ्यूचर में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर हम लोग 2015 में पब्लिक सेक्टर बैंक का मार्केट शेयर देखते हैं तो वो था 74% और वही प्राइवेट बैंक का 26%। वही अगर हम लोग पीएसबी का मार्केट शेयर 2020 में देखते हैं तो वो घट के 60% हुआ है और प्राइवेट बैंक का मार्केट शेयर बढ़ के 40% के आसपास हुआ है। आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि इन 5 सालों में कितना जल्दी मार्केट शेयर स्विच हुआ है। अगर हम लोग एचडीएफसी बैंक और पब्लिक सेक्टर में जो सबसे बड़ी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनके मार्केट शेयर का कंपैरिजन देखते हैं तो एचडीएफसी बैंक का एडवांसेस में मार्केट शेयर है सिर्फ 9 to 10% और अगर हम लोग डिपॉजिट पे देखते हैं तो एचडीएफसी बैंक का मार्केट शेयर है 8 to 9%। वही अगर हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का देखते हैं तो उसका एडवांसेस में मार्केट शेयर है 23% और डिपॉजिट में 22%। और एचडीएफसी बैंक के लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर में अपना मार्केट शेयर गेन करने के लिए। अगर इतना कम मार्केट शेयर है फिर भी एचडीएफसी बैंक का जो मार्केट कैपिटल है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ज्यादा है। उसके पीछे रीजन ये है कि जिस बैंक की एसेट क्वालिटी अच्छी रहेगी, यानी कि जिस बैंक की क्वालिटी एडवांसेस रहेंगी, वो बैंक प्रीमियम वैल्यूएशन डिजर्व करता है। इसीलिए आज के डेट में भी एचडीएफसी बैंक का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 4 है। इसलिए मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक फ्यूचर में भी अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगी, क्योंकि उनको बढ़ने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है और उसके जो एडवांसेस है नॉर्मली 12 to 15% से ग्रो करेंगे। तो एचडीएफसी बैंक का शेयर प्राइस भी 12 to 15% से ग्रो हो सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, एचडीएफसी बैंक बहुत बड़ी बैंक है, क्वालिटी एडवांसेस है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसे ऑब्जर्व नहीं करना है। बैंकिंग एक रिस्की बिजनेस रहता है, इसीलिए एचडीएफसी बैंक का हर क्वार्टरली रिजल्ट आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा।
और उनके एनपीए को ट्रैक करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं, ताकि और लोगों को भी एचडीएफसी बैंक के बारे में पता चले। मैं इस वीडियो में स्टॉक एनालिसिस के साथ साथ पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ।